और आप कोई एक चीज़ और इनके ग्रोथ के बारे में बताता हूँ। ये ऑलरेडी हाइड्रोजन, क्योंकि आने वाले टाइम पे आने वाले टाइम पे हाइड्रोजन की जो एनर्जी है वो होगी, तो ये ऑलरेडी हाइड्रोजन पे ये लोग काम भी अच्छी तरह से कर रहे हैं। तो कल को जो इनके जो प्रोसेस हीटर्स हैं, जो हीटिंग इक्विपमेंट्स हैं, वो सारे के सारे जो हाइड्रोजन की अगर टेक्नोलॉजी भी आती है तो वो वहाँ पे भी ये लोग काम कर रहे हैं कि वो यूज़ हो जाए। तो यही नहीं है कि कल को ऑयल एंड गैस अगर सपोज कर लीजिए धीरे धीरे करके पीपल वांट टू हैव द ग्रीन एनर्जी, तो ग्रीन एनर्जी में भी ये लोग आगे बढ़ रहे हैं। और ये लोग तभी इनकी एक जो सब्सिडरी है वो रिन्यूएबल की भी है, JNK रिन्यूएबल करके, वो दैट इज टेक केयर्स ऑफ देयर ग्रीन एनर्जी पार्ट। और अगर आप देखेंगे जो कंट्री की टोटल 12 रिफाइनरीज हैं उसमें से 7 कस्टमर्स इनके पास हैं। और ये ओवरऑल था कि मैंने आपको कंपनी के बारे में बताया, ग्रोथ फैक्टर्स के बारे में बताया और IPO की डिटेल्स भी बताई हैं। अब चलते हैं थोड़ा सा फाइनेंशियल्स की ओर। फाइनेंशियल्स इसके क्या थे कि फाइनेंशियल 21 पे इस कंपनी की जो सेल्स हुई थी वो थी 138 करोड़ की, जो कि अब बढ़ के 411 करोड़ की हो गई है। तो रफली रफली आप देखेंगे 3 टाइम्स इसके रेवेन्यू लास्ट 2 ईयर्स में बढ़े हैं। और अगर आप इसका प्रॉफिट भी देखेंगे तो वो 16 करोड़ का था फाइनेंशियल 21 में, ये बढ़ के 16 करोड़ 46 करोड़ का इसका प्रॉफिट हो चुका है। ये भी रफली रफली 3 टाइम्स ही आप कह सकते हैं, ये भी बढ़ा है। और अगर हम इसके लास्ट 9 मंथ की बात करें तो लास्ट 9 मंथ में जैसे अप्रैल 23 से दिसंबर 23 तक, तो इसकी जो सेल्स है वो अराउंड 265 करोड़ के पास इसकी सेल्स हुई है। लेकिन इसका प्रॉफिट 46 करोड़ का हो चुका है, जो कि ऑलरेडी वो उतना प्रॉफिट था जो लास्ट ईयर का था। तो इस तरह से आप देखेंगे इसकी ग्रोथ काफी जबरदस्त तरीके से लास्ट 3 इयर्स की हुई है। हाउएवर इनका जो डेट है वो 9 करोड़ का था फाइनेंशियल 21 पे, और अब वो 56 करोड़ रुपीस का हो चुका है। इनका डेट रफली 6 टाइम्स बढ़ा है। बट इनकी डेट टू इक्विटी 0.34 है, विच इज़ वेरी नॉर्मल, क्योंकि ये तो पूरा का पूरा कैपिटल एक तरह से कह लीजिए इंडस्ट्री है, और इसमें तो पूरी वर्किंग कैपिटल की हैवी रिक्वायरमेंट रहेगी। एंड देन यू हैव टू डिपेंड ऑन लाइक द कस्टमर्स टू पे यू ऑल्सो बैक। तो ये और ये कैपिटल इंटेंसिव है, तो 0.34 इज़ वेरी गुड परसेंटेज व्हाट दे आर मेंटेनिंग। इन्होंने जो इंटरेस्ट पे किया था फाइनेंशियल 23 में, वो पे किया था 1.3 करोड़, और वो बढ़ के अब 2.5 करोड़ तक का हो चुका है। और यदि इनकी अर्निंग पर शेयर की बात करें तो वो लगभग 9.50 रुपीज़ की आती है। और इनकी जो पी रेशो है, प्राइस टू अर्निंग रेशो, जो इनकी वैल्यूशन है वो 44 की है। अब यहाँ पे बड़ी मज़ेदार एक बात आती है, जो इनके कॉम्पिटिटर्स हैं, इनके कॉम्पिटिटर्स हैं थर्मेक्स और भेल, भारत हैवी इलेक्ट्रिक लिमिटेड। अगर आप इसकी वैल्यूशंस देखेंगे, थर्मेक्स की देखेंगे, तो वो अराउंड 73 पे अभी ट्रेड हो रहा है, और भेल की वैल्यूशन देखेंगे तो वो 84 पे ट्रेड हो रहा है। तो इसके हिसाब से इसकी वैल्यूशंस काफ़ी बेटर हैं, और एक चांस देती हैं कि इनकी जो शेयर प्राइस है वो थोड़ा सा लाइक इट मे इंक्रीज। बट ऑफ कोर्स आपको देखना पड़ेगा, बेल के बहुत ज़्यादा ऑर्डर्स होते हैं, और थर्मेक्स के भी काफ़ी अच्छे ऑर्डर्स हैं, और ऑफ कोर्स इसके सिर्फ 840 करोड़ के हैं। तो मार्केट नोज एवरीथिंग अबाउट दैट, कि जहाँ पे सेल्स कम है उसको हम थोड़ा कम पी देते हैं। बट दैट हैपन्स। बट स्टिल एक लिस्टिंग में शायद इस तरीके से अगर आप देखेंगे तो एक छोटा सा बेनिफिट इस ऑन द बेसिस ऑफ वैल्यूशन एक रिटेल इन्वेस्टर्स को, या जो भी इन्वेस्टर्स होंगे उनको डेफिनेटली एक मिल सकता है। और अगर हम इसकी ग्रे मार्केट प्राइस के बारे में बात करें तो मैं लास्ट 4 दिन से देख रहा हूँ वो बिल्कुल नल है। आई एम नॉट श्योर कि वो ट्रेड हो रही है या नहीं हो रही है, मुझे नहीं पता, पर वो 0 करके दिखा रही है। मे भी हो सकता है कि वो आज ट्रेड हो, मंडे को, जैसे कि आज ट्रेड हो, तो देन आई एबल टू टेल यू। और इवन एंकर बुक भी अभी तक उसके बारे में भी आज ही वो खुलेगी, तो दैट ऑल्सो आई विल नॉट एबल टू टेल यू।
चलिए अब बात करेंगे सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ की, जो है रिस्क। किसी भी कंपनी के लिए इन्वेस्ट करने से पहले डेफिनेटली रिस्क को ज़रूर देखें। और अगर हम जे एन के इंडिया के आईपीओ के बारे में बात करें तो इसका सबसे पहला जो रिस्क आता है, जो है कि इसका 72% जो रेवेन्यू है वो कॉन्ट्रैक्ट से आता है। जैसे कि जब जे एन के ग्लोबल है, वो इसको जब कॉन्ट्रैक्ट देती है तो इसका रेवेन्यू होता है। जो जे एन के ग्लोबल देती है वो, उसमें से जो टोटल जो इनका रेवेन्यू है वो 54% ये लोग अपने रेवेन्यू पे जे एन के ग्लोबल पे डिपेंड है। और बाकी जो 18% का रेवेन्यू होता है वो इनको टाटास के कॉन्ट्रैक्ट से आता है। तो ये टाटास और जे एन के ग्लोबल पे काफ़ी डिपेंड है। और इनकी जो टोटल है 72% जो उनकी टोटल सेल्स होती है उसका ये लोग, ये 72% जो टोटल सेल्स होती है, तो इसमें अगर ये दोनों के दोनों प्लेयर्स अगर इनको से ये नहीं देते हैं, कॉन्ट्रैक्ट नहीं देते हैं, तो इनको काफ़ी लॉस होगा। फिर अगर हम बात करेंगे कि इनके जो टाइमलाइंस होते हैं वो काफ़ी काफ़ी स्ट्रिक्ट होते हैं। अगर ये अपने टाइमलाइंस को मीट नहीं करते या ये अपनी परफॉर्मेंस को मीट नहीं करते तो इनको स्ट्रिक्ट पेनल्टीज लगती है। ये इस तरह की इंडस्ट्री है, तो ये इनको डेफिनेटली वो मीट करनी होती है। और अगर इनकी क्वालिटी में कोई भी डिफेक्ट होता है तो इनके जो परचेज ऑर्डर होते हैं उसमें बिल्कुल क्लियरली लिखा होता है कि आपकी अगर कोई क्वालिटी में डिफेक्ट होता है तो आपको ये पूरा करना पड़ेगा। मीन्स ऑन योर ओन कॉस्ट यू हैव टू डू, इफ देयर इज एनी डिफेक्ट आप ही को अपनी कॉस्ट से इस डिफेक्ट को पूरा का पूरा ठीक करना है। तो अगर कभी ऐसा होगा तो ये कॉस्ट इनको पड़ेगी। और साथ ही साथ ये भी लिखा होता है कि आपको एक जो परफॉर्मेंस की बैंक गारंटी है वो भी देनी पड़ती है। तो यानी कोई ऑर्डर मिलता है तो ये ऑर्डर बनाते हैं तो इनको एक परफॉर्मेंस बैंक गारंटी भी देनी होती है कि अगर कुछ भी कल को जो मटेरियल सप्लाई करते हैं उसमें कुछ भी डिफेक्ट होता है तो एक गारंटी भी होती है जो एक तरह से कह लीजिए आपके कि ये जो इनके कस्टमर्स हैं उनके पास होती है। तो दिस इज़ ऑल्सो अ रिस्क। और फिर इनका जिस तरह प्रोसेस हीटर जो होते हैं वो काफ़ी टर्न के प्रोजेक्ट्स होते हैं, काफ़ी बड़े प्रोजेक्ट्स होते हैं, तो ये लोग को एक्सपोर्ट करना होता है। तो जब ये एक्सपोर्ट करते हैं तो उसमें फ्रेट के कॉस्ट लगते हैं। तो कई बार अगर फ्रेट के कॉस्ट ज़्यादा होंगे तो डेफिनेटली इनको भी बेयर करने पड़ेंगे। खासतौर से अगर हम अभी का एग्जांपल ले लेते हैं, जो रेड सी में अगर ये इश्यूज चल रहे हैं तो वहाँ पे अब रेड सी में से पहले तो वो लोग इजिप्ट जो छोटा सा इन्होंने कैनाल बनाई हुई है तो वहाँ से ये चले जाते थे, मैन मेड जो कैनाल है। लेकिन अब पूरा का पूरा बड़ा रास्ता लेके ही जाना पड़ता है बिकॉज कि ये वॉर चल रही है, इसराइल ईरान और वॉट एवर गाज़ा में जो वॉर चल रही है। तो उसके कारण जो फ्रेट कॉस्ट हैं इनको डेफिनेटली एक वो बर्डन भी ज़्यादा होगा और इनके मार्जिन्स वहाँ से भी रिड्यूस होंगे। और इसमें सिंस ये लोग जो कंट्री के ऊपर ये जो डिपेंड होते हैं वो किस तरह से डिपेंड होते हैं मैं आपको बता देता हूँ कि अगर उसकी कंट्री की इकोनॉमिक ग्रोथ अगर नहीं होती है, वो उसको लीजिए कोई उसके कोई भी रीजंस हैं, अगर इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं हो रही है तो जैसे वो ऑयल एंड गैस वो कम यूज़ कर रही है तो इनको भी डायरेक्टली वो इम्पैक्ट होगा। तो इन एनी केस कि अगर कोई भी रीज़न, जैसे पहले कोविड आया था वो रीज़न था कि ऑयल एंड गैस का काफ़ी कम यूज़ हो रहा था। उसके बाद अगर आप देखेंगे जैसे वॉर की सिचुएशंस हैं तो उसके कारण अब जो कई जगह पे ऑयल्स हैं वो थोड़ा कॉस्टली है। 1991 ये डॉलर है। तो अगर इसके कारण, रीजंस के कारण कि ऑयल काफ़ी कॉस्टली है या कोविड है या कंट्री की खुद ही इकोनॉमिक बूम इतनी नहीं हो रही है तो और कंट्री खुद ही वो ऑयल को कम प्रोड्यूस कर रही है या इंपोर्ट कर रही है, तो उसके कारण जो प्रोसेस हीटर्स हैं उसकी डिमांड पे भी असर पड़ेगा। तो ये भी एक काफ़ी बड़ा रिस्क है कि द कंट्री हैज़ टू प्रॉस्पर। और ये अगर जो ग्रीन हाइड्रोजन की जो अपनी जो टेक्नोलॉजी बना रहे हैं राइट नाउ, ये अभी बना रहे हैं, बट सपोज कर लीजिए अगर ये सक्सेसफुल नहीं हो पाती है ग्रीन हाइड्रोजन की टेक्नोलॉजी ये जो बना रहे हैं प्रोसेस हीटर्स की, तो भी इनको आने वाले टाइम पे डेफिनेटली बहुत इम्पैक्ट पड़ेगा। खासतौर से तब
जब ऑयल की कंजम्पशन काफ़ी कम होगी और ग्रीन एनर्जी की यूटिलाइजेशन काफ़ी ज़्यादा होगी। फिर अगर आप इनका जो टोटल रेवेन्यू देखेंगे, उसमें अराउंड 70% का रेवेन्यू जो इनका होता है वो एक्सपोर्ट का होता है, और ये लोग यूएस डॉलर पे इनको वो पैसा मिलता है। तो ये इनको एक फॉरेन एक्सचेंज का जो फ्लक्चुएशंस होती हैं उस पर भी डिपेंड होते हैं ये। सपोज जब इनको अगर पैसा मिलना है, अगर उस समय सपोज कर लीजिए जो डॉलर वैल्यू है वो कम है, कि रुपी अगर सपोज अप्रिशिएट हो जाता है और डॉलर वैल्यू उसकी कम हो जाती है, तो डेफिनेटली इनको फिर दिन उसके हिसाब से कम ही पैसा मिलेगा।